गीज़ा का महान पिरामिड एक ऐसा अजूबा जो आज भी लोगों का दिमाग चकरा देता है। हजारों साल से ये विशाल ढांचा अपनी जगह पर खड़ा है, लेकिन सवाल ये है कि इसे बनाया कैसे गया। तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी इमारत जो लगभग 4,500 साल से खड़ी है। हजारों साल से मौसम की हर मार, क्या गर्मी, क्या तूफान, क्या बारिश, सब कुछ झेलकर आज भी वैसी की वैसी है। सच कहो तो इनकी उम्र ही अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब जरा इसके वजन के बारे में सोचिए। गीज़ा का महान पिरामिड पता है कितना भारी है? पूरे 60 लाख टन। और अगर इसकी तुलना आज की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से करें तो उसका वजन सिर्फ 5 लाख टन है। मतलब ये प्राचीन ढांचा आज की इंजीनियरिंग को भी पानी पिला दे। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब ना कोई क्रेन थी, ना बुलडोजर और पहिए तक नहीं थे, तो आखिर उन्होंने ये बनाया कैसे? यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये बना कब और इसके पीछे कौन लोग थे। तो देखिए, गीज़ा का जो पठार है ना, वहाँ 3 बड़े पिरामिड हैं। सबसे ऊंचा और सबसे मशहूर वो है खुफू का महान पिरामिड, फिर है उसके बेटे खफरे का और फिर पोते मेनक्योर का। ये पूरा कॉम्प्लेक्स नील नदी के पश्चिमी किनारे पर करीब 2560 ईसा पूर्व में बनाया गया था। मतलब एक ही राजघराने की 3 पीढ़ियों की ये निशानी है। तो ठीक है, ये तो पता चल गया कि किसने बनवाया, पर अगला सवाल है क्यों? आखिर इतनी मेहनत क्यों की गई? चलिए इसके पीछे की वजह जानते हैं। देखिए, प्राचीन मिस्र के लोगों का ना मृत्यु के बाद के जीवन में, यानी जिसे आफ्टर लाइफ कहते हैं, बहुत गहरा विश्वास था। वो मानते थे कि मरने के बाद इंसान की आत्मा एक दूसरी दुनिया में जाती है। और जो फ़ैरो थे, यानी राजा, वो तो अपने अमर जीवन की तैयारी के लिए ये जबरदस्त मकबरे बनवाते थे। तो होता यह था कि इन पिरामिडों के अंदर फ़ैरो के साथ खजाना, खाना पीना, फर्नीचर, मतलब हर वो चीज़ रख दी जाती थी जिसकी उन्हें अगले जीवन में ज़रूरत पड़ सकती थी। हालांकि माना यह जाता है कि ज़्यादातर खजाना तो सदियों पहले ही लूट गया था। तो जो मेन बात है, जिसे ज़्यादातर इतिहासकार मानते हैं, वो ये है कि ये फ़ैरो खुफू के लिए बनाया गया एक मकबरा था। सीधी सी बात। लेकिन हाँ, कुछ दूसरी थ्योरीज भी हवा में तैरती रहती हैं। जैसे कोई कहता है कि ये बिजली बनाने वाला कोई पावर प्लांट था, तो कोई कहता है कि ये अनाज रखने का गोदाम था। पर सच तो ये है कि इन बातों के लिए कोई पक्का सबूत आज तक नहीं मिला है। अच्छा, तो ये क्यों बना, ये तो समझ आ गया। अब आते हैं अगले बड़े सवाल पर कि इसे बनाया किसने था। देखिए, ये जो बात है ना कि पिरामिडों को गुलामों ने बनाया, ये बहुत पुरानी है। और इसका जिक्र सबसे पहले किया था 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के एक यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने। लेकिन सच कुछ और ही निकला। फिल्मों में जो हम देखते हैं ना कि बेचारे भूखे प्यासे गुलामों से काम करवाया जा रहा है, वैसा असल में नहीं था। सच तो ये है कि इसे बनाने वाले कोई 20 से 30 हजार कुशल मजदूर थे। उन्हें बढ़िया खाना पीना मिलता था और वो पास के ही शहरों में रहते थे। ये उनके लिए गुलामी नहीं, बल्कि एक तरह का सम्मानित राष्ट्रीय प्रोजेक्ट था। चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, यानी वो प्राचीन कंस्ट्रक्शन प्लान। आखिर बिना आज की टेक्नोलॉजी के ये सब हुआ कैसे? पत्थर काटने का उनका तरीका देखिए, कितना जबरदस्त था। वो ग्रेनाइट या चूना पत्थर में पहले से मौजूद दरारें ढूंढते थे, फिर उन दरारों में लकड़ी के पत्थर फंसा देते थे और फिर उन पर पानी डालते थे। अब जैसी लकड़ी पानी सोखकर फूलती, वो इतनी ताकत लगाती कि बड़ी से बड़ी चट्टान टूट जाती थी। है ना कमाल की तकनीक? ठीक है, पत्थर तो कट गए, पर इतने भारी भारी पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ले कैसे गए? इसका जवाब भी एक बहुत ही सरल लेकिन शानदार आइडिया में छिपा है। वो पत्थर को एक लकड़ी की स्लेज गाड़ी पर रखते थे और मजदूर उसे रस्सियों से खींचते थे। लेकिन असली खेल यहां था। वो स्लेज के ठीक आगे की रेत पर थोड़ी मात्रा में पानी डालते थे और ये गीली रेत फ्रिक्शन यानी घर्षण को इतना कम कर देती थी कि 80-80 टन के पत्थर भी आसानी से खिसकने लगते थे। अब सबसे मुश्किल काम, पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर कैसे चढ़ाया गया? इसके लिए जो सबसे तगड़ी थ्योरी है वो है रैंप की। माना जाता है कि पिरामिड के साथ साथ सीधे या फिर गोल घूमते हुए रैंप बनाए गए थे। फिर लकड़ी के खंभों और रस्सियों के सिस्टम से पत्थरों को इन रैंप पर ऊपर खींचा जाता था। एक और आइडिया है लीवर सिस्टम का, ठीक वैसा ही जैसा वो सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते थे।
लेकिन इन सभी थ्योरीज के बावजूद इंजीनियरिंग के कुछ ऐसे सवाल हैं, कुछ ऐसी पहेलियां हैं जो आज भी अनसुलझी हैं। एक अंदाजे के मुताबिक अगर महान पिरामिड को बनाने में सिर्फ 20 साल लगे, तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि उन्हें दिन रात 24 घंटे हर 3 मिनट में एक भारी भरकम पत्थर अपनी जगह पर रखना पड़ता था। जरा सोचिए इस रफ्तार के बारे में, ये आज भी अकल्पनीय लगता है। और बस यहीं आके हमारी मौजूदा थ्योरीज थोड़ी कमजोर पड़ जाती हैं। क्या सिर्फ रैंप और लीवर के दम पर इतनी अविश्वसनीय रफ्तार से काम किया जा सकता है? शायद नहीं, और यही वजह है कि ये आज तक एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, और भी कई रहस्य हैं, जैसे कि वो कौन सा मसाला या गारा इस्तेमाल करते थे जिसका फॉर्मूला आज के वैज्ञानिक भी नहीं बना पाए हैं, या फिर वो पिरामिड के ऊपर की चमकदार सफेद चूना पत्थर की परत जो धूप में इसे चमकाती थी, वो कहाँ गई? ये सब सवाल आज भी जवाब मांग रहे हैं। तो देखिए, जब इतने सारे सवालों के जवाब नहीं मिलते ना, तो तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगती हैं। तो चलिए अब जरा विज्ञान और इन अटकलों के बीच का फर्क समझते हैं, और ये भी कि सबूतों के आधार पर सोचना क्यों इतना जरूरी है। एक बहुत ही मशहूर थ्योरी है जिसे कहते हैं ओरियन कॉरिलेशन थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि गीजा के जो 3 पिरामिड हैं, उन्हें जानबूझकर आसमान में ओरियन नक्षत्र के 3 तारों की सीध में बनाया गया था। सुनने में तो ये बहुत दिलचस्प लगता है, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार इसे एक फ्रिंज थियोरी मानते हैं, मतलब ऐसी थियोरी जिसे वैज्ञानिक तौर पर ज़्यादा मान्यता नहीं मिली है। वो कहते हैं कि पहली बात तो ये कि तीनों पिरामिड्स एक साथ नहीं बने थे, और दूसरी बात, जब एस्ट्रोनॉमर्स ने 4500 साल पहले तारों की पोजीशन को कैलकुलेट किया तो पाया कि ये अलाइनमेंट भी एकदम सटीक नहीं है। तो आखिर में हम एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं। जब हमारे सामने कोई इतना बड़ा प्राचीन रहस्य हो, तो क्या हमें मनगढ़ंत और रोमांचक जवाब बना लेने चाहिए, या फिर हमें स्वीकार करना चाहिए कि हम अभी सब कुछ नहीं जानते और अपनी खोज को जारी रखना चाहिए? शायद असली मजा जवाब पाने में नहीं, बल्कि उस जवाब को ढूंढने के सफर में ही है।